यह कहावत बड़े बुजुर्गों के समय से चलती आ रही है कि जितनी चादर हो पैर उतने ही फैलाने चाहिए। उसका मतलब है कि जितनी आपकी आमदनी है उसके हिसाब से ही खर्चा करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप लोग खर्चा करेंगे तो आपके घर टूट जाएंगे, आप कर्जे में दब जाओगे। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़का एक लड़की से लव मैरिज करके आ जाता है और लव मैरिज करने के बाद उसे अपने घर पर ले आता है और वहाँ पर नौकरी करके अच्छे से गुजर बसर करता है। 1.5 साल का समय बीतता है। पत्नी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, लेकिन पति की सैलरी 12,000 होती है। उसके बावजूद वो इतना तंग आ जाता है। एक दिन तंग आकर वो गलती से एक इतना बड़ा फैसला ले लेता है, जिस फैसले की वजह से उसकी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अगर पूरी वजह आप भी जानेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। किस वजह से उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाया था, आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है गुरुग्राम और इसी का एक इफ़को चौक है। 17 अक्टूबर 2022 का वाक़या होता है, जब एक रिक्शा चालक झाड़ियों के पास से एक रिक्शे को लेकर जा रहा होता है तो उसे सामने एक बैग दिखाई देता है। बैग को देखकर एकदम से उसके मन में कुछ प्रसन्नता होने लगती है कि शायद आज तुझे धन मिल गया है, तुझे पैसे मिल चुके हैं, तेरी गरीबी आज दूर होने वाली है। जैसे ही उस बैग के नज़दीक पहुंचता है तो देखता है उसमें बहुत ही ज़्यादा वजन है। अब वजन को देखकर एकदम से वो घबराने लगता है। उसे लगता है कि इसमें पैसे नहीं, इसमें तो कुछ और ही बवाल है। नज़दीकी पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब उस बैग को खोला जाता है तो उस बैग के अंदर एक लेडीज़ जो कि नग्न अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ी होती है। अब पुलिस आनन फानन में ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तमाम तरह के आसपास के लोग जो वहां पर इकट्ठा होते हैं, सबसे पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी उस औरत का खुलासा नहीं हो पाता। उसके हाथ पर एक टैटू होता है, लेकिन टैटू को भी बहुत ही बुरी तरह से खुरचा जाता है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशों में लग जाती है, आसपास के लोगों से पता करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि इसको गला दबाकर पहले किसी ने हत्या की है, उसके बाद इसके ऊपर किसी ने पेट्रोल या कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर इसको जलाने की कोशिश की है, उसके बाद बैग में डालकर कोई इसे झाड़ियों में फेंक गया है। पुलिस भी हार मानने वाली नहीं होती। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है और कोशिशें करते हुए CCTV कैमरों को खंगाला जाता है। जैसे ही CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं तो लगभग दिन के 3 बजे का वक्त होता है। उस समय एक व्यक्ति इस बैग को लेकर जाता हुआ झाड़ियों की तरफ दिखाई देता है। व्यक्ति के फोटोग्राफ्स निकालती है और फोटोग्राफ्स निकालने के बाद तमाम एरिया में फोटोग्राफ्स चिपका दिए जाते हैं और उस व्यक्ति की तलाश में लग जाती है। लगभग 2 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। 2 दिन तक कहीं से उस व्यक्ति की तलाश नहीं हो पाती, लेकिन 2 दिन के बाद ही पुलिस के खबरी खबर देते हैं कि ये व्यक्ति जो आप फोटो में छपा रहे हो, इस व्यक्ति का नाम राहुल है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है और जो इफ़को चौक के सोहराल गांव में ही रहता है। अब पुलिस एकदम से बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और वहां से राहुल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जब राहुल को गिरफ्त में लिया जाता है तो राहुल एकदम से घबराने लगता है। वो कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। फिर उसके बाद उसे पानी पिलाया जाता है। पानी पिलाकर उसे बिठाया जाता है। फिर उसे शांति से बिठाकर पूछा जाता है कि ये औरत कौन है और इसको तूने किस वजह से मार दिया। उसके बाद राहुल बताने लगता है कि साहब, ये औरत कोई और नहीं, मेरी पत्नी प्रियंका है, जिसकी उम्र 25 साल है। आज से 1.5 साल पहले हम लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने के बाद हम अपने घर को छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आ जाते हैं। प्रियंका UP के सुल्तानपुर की रहने वाली होती है और मैं इससे शादी करके इसे गुड़गांव के इसी एरिया में लेकर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर जॉब करने लगता हूँ। 12,000 रुपये की मुझे कंपनी में जॉब मिलती है। जॉब करके मैं शाम को अपने घर पर आया करता हूँ। लगभग 1.5 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है। इस 1.5 साल के अंतराल में हम एक बच्ची भी हो जाती है। हम अपने घर परिवार को बड़े अच्छे से रखना चाहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी की जो डिमांड होती हैं वो डे बाई डे बढ़ने लगती हैं। कभी तो मेरी पत्नी मेरे से कहती है कि मुझे एंड्रॉयड फ़ोन दिलाओ, कभी कहती है कि यहाँ पर LED लगवाओ। इसकी जो डिमांड है डे बाई डे बढ़ती जाती है और मैं इससे कहता
कहता हूँ कि हमारी आमदनी बहुत कम है, हमें कमरे का किराया भी देना होता है, उसके बावजूद घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तुम इस तरह की डिमांड मत करो, धीरे धीरे जैसे ही हमारे पास पैसा जुड़ेगा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला दूंगा। लेकिन मेरी पत्नी मानती ही नहीं, मेरे पे लगातार दबाव बनाती रहती है। 16 अक्टूबर 2022 का वाक़या होता है। जब मैं ड्यूटी करके अपने घर पर आता हूँ तो आकर देखता हूँ मेरी पत्नी मेरे ऊपर फिर से दबाव बनाने लगती है। तुम तो किसी काम के नहीं, और औरतों के पति को भी देखो, वो उन्हें फ़ोन भी दिलाते हैं, उन्हें स्कूटी भी दिलाते हैं, उनकी हर एक इच्छा की पूर्ति करते हैं। लेकिन मैं तो तुमसे शादी करके भी पछता रही हूँ। अगर मैं अपने माँ बाप के घर को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आती तो शायद मैं खुश रहती। और तरह के मुझे ताने देने लगती है और ताने सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाता है। क्रोध में मैं उसके गले को दबाने लगता हूँ और तब तक दबा कर रखता हूँ जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद मुझे अफसोस भी होता है कि तूने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, क्योंकि मेरी 1.5 साल की बच्ची होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी बच्ची की परवरिश कौन करेगा, एक ना एक दिन मुझे पुलिस ज़रूर पकड़ लेगी। लेकिन मैं इसकी पहचान मिटाना चाहता था। पहचान के लिए पहले इसके हाथ पर जो टैटू मेरे नाम का गुदा हुआ था उस टैटू को खुरचने की कोशिश करता हूँ। एक तेज़धार हथियार लेता हूँ, उससे इसके हाथ पर टैटू को खुरचा जाता है और उसके बाद इसके कपड़ों को उतारकर इसके शरीर को भी कई जगह से जलाया जाता है और इस बैग में बंद करके इसे मैं झाड़ियों में जाकर फेंक आता हूँ। दोस्तों, जब पुलिस पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस के भी एक बार के लिए पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इस लड़के से कहने लगती है कि एक छोटी सी कमी के कारण तुमने अपने हंसते खेलते परिवार को इस तरह से बिखेर कर रख दिया। अगर तुम्हारी पत्नी की डिमांड ज़्यादा थी, अगर तुम उसकी डिमांड पूर्ति नहीं कर पा रहे थे तो उससे तलाक भी ले सकते थे, उससे अलग भी हो सकते थे। अब तुम्हारी बच्ची की देखरेख करने वाला कौन होगा? तुम्हारी बच्ची घर पर अनाथ रह जाएगी, तुम तो जेल में चले जाओगे और तुम्हारी पत्नी अब इस जहां से सदा सदा के लिए जा चुकी है। तुमने बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। अब उस व्यक्ति को भी बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, वो भी रोने लगता है और कहने लगता है कि साहब, मेरे बाद में मेरी बच्ची की देखरेख जरूर करना, या कुछ ऐसा हो सके कि मेरी बच्ची मेरे साथ में जेल में जा सके तो मैं अपनी बच्ची को अपने साथ में जेल में ले जाना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस उसे ये अनुमति नहीं देती। वो कहती है कि ये सब कोर्ट का मामला है, अगर कोर्ट अनुमति देगा उसके बाद ही आपकी बच्ची आपके साथ जा पाएगी। लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में इतना अफसोस होता है, इतनी गिलानी करता है, अगर वो ये गिलानी उस कांड को करने से पहले कर लेता तो शायद इतने बड़े क्राइम को अंजाम नहीं दे पाता। तो दोस्तों, इस घटना से हमें ये भी सीख मिलती है कि कोई भी क्राइम करने से पहले आगे पीछे के बारे में 100 बार सोच लेना चाहिए। जो आदमी आगे पीछे के बारे में सोच लेगा वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे ही नहीं सकता। अगर बिना सोचे कोई काम किया जाता है तो इसी तरह का अंजाम हमारे सामने आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,